निशब्द चीखें। पुरानी हवेली का रहस्य। दिल्ली की तपती धूप और कंक्रीट के जंगलों से निकलकर जब रिया ने देवपुर गांव की धूल भरी पगडंडी पर कदम रखा तो हवा में एक अजीब सी शीतलता थी। ये शीतलता महज मौसम की नहीं थी, बल्कि एक अनकही कहानी की थी जो गांव के हर कंकड़, हर पत्ती में सिमटी बैठी थी। दादी की मृत्यु के बाद ये पहली बार था जब रिया गांव लौट रही थी और अपने साथ वह एक अनजाना बोझ ढो रही थी। गांव की ओर बढ़ते हुए एक बूढ़ी औरत, जिसकी कमर सदियों के बोझ से झुक चुकी थी, उसे एकटक देख रही थी। उसकी आंखें जैसे किसी गहरी खाई की तलहटी हों, कुछ ऐसा कह रही थी जो रिया समझ नहीं पा रही थी, पर महसूस जरूर कर रही थी। दादी की हवेली तक पहुंचने में रिया को 10 मिनट लगे। हवेली गांव के छोर पर एक ऊंचे टीले पर खड़ी थी, जैसे कोई सदियों पुराना बुजुर्ग अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हो। उसकी टूटी दीवारें, उखड़ा प्लास्टर और जंग लगे दरवाजे चीख चीख कर अतीत की कहानियां बयां कर रहे थे। दरवाजा खोलते ही धूल और सीलन की मिलीजुली गंध ने रिया का स्वागत किया। भीतर हवा ठहरी हुई थी, जैसे समय भी इस हवेली में रुक गया हो। चीज पर मोटी धूल की परत जमी थी, जो दादी की अनुपस्थिति को और गहरा कर रही थी। रिया ने अपने बैग को जमीन पर रखा और सीधे दादी के कमरे की ओर बढ़ी। उनकी चीजें अब भी वही थीं। एक पुरानी लकड़ी की संदूक, एक अधूरी बुनाई और बिस्तर पर रखा एक गीता का पुराना संस्करण। रिया की आंखें नम हो गईं। उसे याद आया कैसे उसने दादी को शहर आने के लिए कहा था जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, पर दादी ने हमेशा मना कर दिया। ये हवेली मेरी सांसों में बसी है रिया, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। रिया को अपनी बेबसी याद आई, अपनी वो व्यस्तता याद आई जिसने उसे दादी के आखिरी दिनों में उनसे दूर रखा। हुई हवेली में बिजली नहीं थी, इसलिए रिया ने एक पुरानी लालटेन जलाई। उसकी टिमटिमाती रोशनी में दीवारों पर नाचती परछाइयां और भी भयावह लग रही थीं। आहट, हर सरसराहट किसी अनहोनी का संकेत लग रही थी। रात के तीसरे पहर रिया को एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हवेली के पुराने झूले पर धीरे धीरे झूल रहा हो। चरर चरर की आवाज रात की खामोशी में एक खौफनाक धुन बन गई थी। रिया ने हिम्मत जुटाई और लालटेन लेकर हवेली के खुले आंगन की ओर बढ़ी। ठंडी हवा के झोंके उसके चेहरे से टकराए। आंगन के बीचों बीच लगा पुराना झूला, जो सदियों से खामोश था, अब धीरे धीरे झूल रहा था। उस पर कोई नहीं था। रिया की रूह कांप उठी। उसने भागकर दरवाजे बंद कर दिए और अपने कमरे में जाकर बिस्तर में दुबक गई। उसे लगा जैसे हवेली की हर दीवार से कोई उसे देख रहा है, कोई सांस ले रहा है। अगले दिन सुबह रिया ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रामेश्वर से मिलने का फैसला किया। पंडित जी अपनी छोटी सी दुकान में बैठे धूपबत्ती जलाकर देवताओं की मूर्तियों के सामने आरती कर रहे थे। उनकी आंखें अनुभव और रहस्य से भरी थीं। रिया ने उन्हें हवेली के बारे में बताया, रात की घटनाओं के बारे में। पंडित जी ने लंबी सांस ली और कहा, यह हवेली बस ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं है बेटी, कई सदियों के दर्द और एक अधूरी प्रेम कहानी का गवाह है। पंडित जी ने उसे बताया, आज से लगभग 100 साल पहले इस हवेली में एक सुंदर लड़की रहती थी, राधा। वह गांव के एक सीधे सादे लड़के किशन से प्रेम करती थी, लेकिन रिया के परदादा, जो हवेली के मालिक थे, अपनी इज्जत के बहुत पक्के थे। उन्होंने राधा की शादी कहीं और तय कर दी। राधा ने बहुत मिन्नतें की, पर कोई नहीं माना। शादी के दिन किशन हवेली आया। उसने राधा को भगाने की कोशिश की, पर तुम्हारे परदादा ने उसे पकड़ लिया। क्रोध में आकर उन्होंने किशन को बुरी तरह पीटा और हवेली के ही कुएं में धकेल दिया। राधा ने ये सब अपनी आंखों से देखा। उसी रात वो भी हवेली के उसी आंगन के झूले पर, जहां तुम उसे महसूस कर रही हो, अपनी जान दे दी। तभी से गांव वाले कहते हैं कि राधा की आत्मा उस हवेली में भटकती है, न्याय का इंतजार कर रही है। पंडित जी ने अपनी बात खत्म की। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी तैर रही थी। रिया हवेली वापस लौट आई, पर अब उसका नजरिया बदल चुका था। हवेली की दीवारें अब सिर्फ पुरानी नहीं, बल्कि दर्द से सनी हुई लग रही थीं। दादी की बातें याद आने लगीं, कुछ घाव समय के साथ भरते नहीं रिया, वे बस गहरे होते जाते हैं। उस रात रिया को नींद नहीं आई। उसे राधा की चीखें सुनाई दे रही थीं, कुएं में गिरते किशन की अंतिम पुकार। उसने तय किया, वह इस रहस्य को सुलझाएगी। अगले कुछ दिन रिया ने हवेली के हर कोने को खंगाला। उसे एक पुरानी डायरी मिली, दादी की लिखावट में। उसमें दादी ने राधा और किशन की कहानी को अपनी आंखों से देखा हुआ लिखा था। दादी ने यह भी लिखा था कि किशन की लाश कभी कुएं से नहीं मिली थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर दादी ने लिखा था, राधा की आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक किशन की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, और किशन की आत्मा उस कुएं में नहीं है। रिया को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अगर किशन कुएं में नहीं है तो कहाँ है, और राधा की आत्मा किसे खोज रही है? रिया ने एक बार फिर कुएं की ओर रुख किया। वह कुआं, जो हवेली के पीछे जंगल से सटी एक छोटी सी खाई में था, सालों से सूखा पड़ा था। उसके चारों ओर झाड़ियां उगाई थीं। कुएं के पास पहुंचकर रिया ने देखा, जमीन थोड़ी ढीली थी।
उसने हाथ से मिट्टी हटाई और उसे एक छोटी सी लकड़ी की संदूक मिली। संदूक पुरानी थी, उस पर धूल जमी थी, पर ताज़ा जमीन के नीचे होने से वह कुछ हद तक बची हुई थी। संशक खोली तो रिया के हाथ कांप गए। भीतर किशन की पुरानी धोती, एक माला और एक चमड़े का पर्स था जिसमें एक पुराना पत्र रखा था। पत्र राधा ने किशन को लिखा था, जिसमें उसने हवेली के अत्याचारों और अपने प्रेम का जिक्र किया था। लेकिन सबसे भयानक चीज थी संदूक के एक गुप्त खाने में रखी हुई एक सूखी हुई कलाई की हड्डी। उस पर जमीन की धूल नहीं थी, जैसे उसे अभी अभी रखा गया हो। रिया के मुंह से चीख निकल गई। राधा की डायरी में लिखी आखिरी लाइन फिर उसके दिमाग में गूंज उठी, किशन की आत्मा उस कुएं में नहीं है। इसका मतलब किशन को कुएं में नहीं, बल्कि जमीन के नीचे दफनाया गया था। और किसने? रिया के परदादा ने। अचानक रिया के सामने एक धुंधली सी परछाई उभरी। ये राधा थी। उसके बाल बिखरे थे, आंखें सूजी हुई थीं, और उसके चेहरे पर एक सदी का दर्द साफ झलक रहा था। परछाई ने अपना हाथ बढ़ाया, जैसे रिया से कुछ मांग रही हो। रिया समझ गई। राधा को किशन की देह चाहिए थी, ताकि उसकी आत्मा शांति पा सके। रिया ने तुरंत उस कुएं के पास खुदाई शुरू कर दी, जहां उसने संदूक पाई थी। उसे विश्वास था कि किशन का शरीर कहीं पास ही दफनाया गया होगा। कई घंटों की अथक मेहनत के बाद रिया को एक कंकाल मिला, जो जमीन के नीचे दफनाया गया था। यह किशन का था। उसके बगल में एक छोटी सी मुड़ी हुई तलवार भी थी, जिस पर जंग लग चुकी थी। रिया के परदादा की क्रूरता का अंतिम प्रमाण। रिया ने गांव वालों की मदद से किशन का अंतिम संस्कार करवाया। चिता की आग की लपटें आसमान की ओर उठ रही थीं, और उनके साथ राधा की चीखें भी मानो शांत हो रही थीं। अगली सुबह जब रिया हवेली से निकलने लगी, तो उसने एक बार फिर आंगन के झूले की ओर देखा। झूला अब शांत था, एकदम स्थिर। हवेली की हवा में अब वो भारीपन नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। रिया ने अपनी दादी की बातें याद की, कुछ घाव समय के साथ भरते नहीं रिया, वे बस गहरे होते जाते हैं, जब तक कि उन पर मरहम न लगाया जाए। रिया ने मरहम लगा दिया था। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।